So the previous lecture we have done with the colligative property. So the last part, that is Van Hoff factor. Now what is Van Hoff factor? ठीक है, ध्यान से देखना. Which is given by symbol I. Now, like consider I'm giving three solutions. One is KCl in water. KCl in water, ये एक है. फिर दूसरा है acetic acid in benzene. Acetic acid in benzene. And यूरिया इन वाटर. ये तीन सोल्यूशन मैंने आप लोगों को दिया हुआ है. ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. इसको हम एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास करके भी एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, तो theoretical molecular weight of KCl कितना होगा? 74.5. करेक्ट. Acetic acid 60, urea 60. Now the observed molecular weight जब हम कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज मैंने पहले ही बोला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन क्या है? टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. सो व्हेन इट इज डिटरमाइंड इट वाज 737. यहाँ पे मुझे 120 मिला और यहाँ पे मुझे 60 मिला. ओ, तब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि चेंज यूरिया इन वाटर में चेंज नहीं आया. as you can see, यूरिया में चेंज नहीं मिला, बट केसीएल और एसिटिक एसिड में चेंजेस मिल रहा है मॉलिक्यूलर मास में. मतलब 74.5 आना चाहिए था, 37 आ रहा है. 60 आना चाहिए था, 120 आ रहा है. बट यूरिया में 60 है तो 60 मिला. बट ऐसा क्यों? बिकॉज यूरिया जो है, यूरिया इज एक्चुअली ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इसका मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है तो कोई इशू नहीं है. आपको जो मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल है वही ऑब्जर्व भी मिलेगा. बट अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो इशू है. और इलेक्ट्रोलाइट्स अगर सॉल्यूट दिया हुआ है, देन वी हैव टू यूज द वेन हॉफ फैक्टर. अब वेन हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? तो मैं पहले आपको बता दूं. वेन हॉफ फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व colligative property divided by theoretical colligative property, or it is also called as observed number of particles divided by theoretical number of particles. जैसा कि आपको फॉर्मूला पता होगा, सबसे पहला फॉर्मूला आपने क्या देखा है? P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1. सेकेंड फॉर्मूला आपने क्या देखा है? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 इन ग्राम्स. थर्ड फॉर्मूला आपने क्या देखा है? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 इन ग्राम्स. फिर आपने फोर्थ फॉर्मूला क्या देखा है? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू W2 RT अपॉन M2 into V in liter. So as you can see from this all formula, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपके सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और राइट साइड में मॉलिक्यूलर मास के साथ रिलेशन देखो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ. तो अगर आप एक चीज कॉमन देखोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर. M2 देखो, M2 कहाँ का है? डिनोमिनेटर में है, बराबर. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर
वेट ऑफ सल्यूट, यस और नो? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ओके, so now I can change this formula to, in terms of molecular mass, it will be theoretical molecular weight upon observed molecular weight. Yes, clear? बराबर है? in terms of molecular weight में रिवर्स हो जाएगा, theoretical molecular weight upon observed molecular weight. हाँ, so once I have got this formula now, I'll use in the previous page बिकॉज मेरे पास मॉलिकुलर मास का डेटा दिया हुआ है, बराबर। अब मैं यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करूंगा। वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू theoretical molecular weight upon observed molecular weight। तो अब ट्राई करो, 74.5 अपॉन 37 अप्रोक्सीमेटली 2 आ रहा है। यहाँ पे 60 अपॉन 120 ये आपको 0.5 आ रहा है, और ये 60 अपॉन 60 ये आपको 1 आ रहा है, बराबर। दैट मीन्स यहाँ से मेरे को 3 चीजें पता चलती है। अगर वेंट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रोलाइट है, और वहां पे क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? वहां पे डिसोसिएशन हो रहा है। और वेंट ऑफ फैक्टर अगर लेस देन 1 है तो एसोसिएशन हो रहा है, और वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल टू 1 है, मतलब वहां पे डिसोसिएशन एसोसिएशन दोनों भी नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स आपका जो सल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर? समझा सबको? इज इवन क्लियर हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द वेंट ऑफ फैक्टर वहां पे क्या हो रहा है? डिसोसिएशन एसोसिएशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो if वेंट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स dissociation less than 1, association equal to 1, non-electrolyte। Clear? तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है पता है? यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है मेरे पास, दिस ऑल फॉर्मूला जो हमने अभी तक देखा था, ये किसके लिए हो गया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हो गया। द फॉर्मूला विच आई हैव रिटन, दिस इज फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अब इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्पेशल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सो अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो आपका फॉर्मूला अब चेंज हो जाएगा, P naught minus P upon P naught is equal to I into W2 into M1 upon M2 into W1. Similarly, delta TB is equal to I into KB into W2 into 1000 upon M2 into W1 in grams. Similarly, delta TF is equal to I into KF into W2 into 1000 upon M2 into W1 in grams. And the fourth formula, pi is equal to Vent off factor I multiplied by W2 into RT upon M2 into V in liter. Clear? तो जैसे तो हर एक फॉर्मूले में I मल्टीप्लाई हो गया। तो अभी फाइनली हमको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? हमको फॉर्मूला यूज करना है वेंट ऑफ फैक्टर वाला। तो जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, वहां पे अगर लिखा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट,
या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, एसोसिएशन नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स आपका वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। करेक्ट। तो फाइनली आपको वही इक्वेशन मिल रहा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। तो मैं बोलता हूँ एक ही चीज ध्यान में रखो, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्मूला ध्यान में रखो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। अगर आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आपका I1 हो जाएगा, बट अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको I फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, as we have seen how to find the Vent of factor based on the molecular mass and how to differentiate between electrolyte and non-electrolyte. Now, if I talk about the dissociation, please note if we talk about the dissociation. So in dissociation, we can have two ways of dissociation. One is complete dissociation एंड एक होता है इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। जैसे कि आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग बेस अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, सॉल्ट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, बट वीक एसिड वीक बेस की अगर बात करें तो दे अंडरगो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। करेक्ट। हम लोग ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करके पढ़ा था, याद है? सो अभी कंप्लीट डिसोसिएशन में हाउ टू फाइंड द इवेंट ऑफ फैक्टर, प्लीज देखते हैं। चलो, if I talk about the complete dissociation, so when we talk about the complete dissociation, that means we are talking about the strong acid, strong base, and the salt. So in that case, Vent of factor I is equal to number of ions formed. Number of ions formed. ठीक है? In case of complete dissociation, Vent of factor is equal to number of ions formed. Like for example, हमने जस्ट एग्जाम्पल देखा था KCl का। अगर KCl का डिसोसिएशन करोगे तो K प्लस एंड Cl माइनस मिलेगा, तो कितने आयंस मिल रहे हैं, 1 and 2। तो वेंट ऑफ फैक्टर फॉर KCl इज 2। इज एवरीवन क्लियर? वेंट ऑफ फैक्टर 2 कैसे मिला मुझे? सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट HNO3 ऑन डिसोसिएशन गिव H प्लस एंड NO3 माइनस, तो यहाँ पे भी वेंट ऑफ फैक्टर 2, 3 नहीं 2। HNO3 का 3 देख के 3 मत बोलो। हाँ, अच्छा। H2SO4, if I talk about H2SO4, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या आना चाहिए H2SO4 का? कौन बताएगा मुझे? H2SO4 का वेंट ऑफ फैक्टर, डिसोसिएशन करो, आपको मिलेगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। तो आप देखो 2H प्लस और 1 SO4 है, तो वेंट ऑफ फैक्टर हो गया 3। वेंट ऑफ फैक्टर 3। क्लियर? अच्छा चलो, K4Fe3N6, अगर आप इसका डिसोसिएशन करते हो तो आपको मिलता है 4K प्लस प्लस Fe3N6। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 के टाइम्स एंड 1 and 9 है, दैट मीन्स वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 5। करेक्ट, वेरी गुड। So I hope everyone are clear with the complete dissociation कि I कैसे निकालना है। अगर कोई भी सल्यूट आपको देते हैं, बोले कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो जस्ट उसका डिसोसिएशन करो। डिसोसिएशन करने के बाद जो भी नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे, दैट इज द इवेंट ऑफ फैक्टर। नाउ नेक्स्ट विल मूव टू
Next we'll move to incomplete dissociation. When I talk about incomplete dissociation, that means we are talking about the weak acid and the weak base. ये आपको वहां पे लिखा होगा. So in that case we need, अल्फा, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. करेक्ट. ये हम लोग को लगेगा वीक एसिड या वीक बेस में. तो अब कैसे करें इसको? चलो, कंसिडर वी हैव ए सॉल्ट AXBY. ध्यान से देखना, AXBY. तो आपको मिलेगा XAY प्लस एंड YB X माइनस. सो ये कितना फॉर्म हो रहा है? इनिशियली ये 1 है बट 0 0, बट एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे ये होगा X अल्फा, ये होगा Y अल्फा और ये 1 माइनस अल्फा. करेक्ट. याद है केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने ऐसा पढ़ा था. ठीक है. वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स क्या है? ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स divided by theoretical number of particles. Correct. So observe number of particle आपके इक्विलिब्रियम वाला ये है. This is what observe number of particle. This is what observed number of particles. और ये चीज क्या है? This one is theoretical number of particles. Correct. So substitute करेंगे फॉर्मूले में एंड हम लोग क्या मिलेगा? वेंट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा बराबर डिवाइडेड बाय 1. यस और नो? यस. चलो ठीक है. इसके आगे क्या करेंगे हम लोग? तो मैं बोल सकता हूँ I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा. करेक्ट. तो अब क्या करेंगे? ये 1 को वो साइड लेके जाते हैं. तो क्या हो जाएगा? I माइनस 1 इज इक्वल टू X अल्फा प्लस Y अल्फा माइनस अल्फा. ठीक है. So now I minus 1 is equal to X plus Y अल्फा माइनस अल्फा. बराबर है. समझ में आ रहा डेरिवेशन? अच्छा आप मुझे बताओ X और Y का एडिशन मुझे क्या देगा? X एंड Y का एडिशन, X प्लस Y का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आइंस. करेक्ट. X प्लस Y बिकम नंबर ऑफ आइंस. केटाइन कितना है? एनाइन कितना है? X एंड Y मुझे क्या बताएगा? केटाइन, नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस. यस और नो? X एंड Y. हाँ. चलो ठीक है. तो मैं यहाँ पे बोलूंगा X प्लस वाई इज इक्वल टू एन डैश, और एन डैश का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ आयंस फॉर्म. ठीक है. मतलब जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. आप इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी एग्जांपल ले सकते हो, है ना. दिस इज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आई था वही हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या बन गया?
अब देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में I was नंबर ऑफ आयंस फॉर्म. नाउ इन दैट केस वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखो क्या हो गया नंबर ऑफ आयंस फॉर्म n डैश n डैश. So my formula become I minus 1 is equal to n dash minus 1, बिकॉज आपका फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा हो x प्लस वाई अल्फा माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा n डैश अल्फा माइनस अल्फा. करेक्ट, बिकॉज मैंने x प्लस वाई के जगह पे मैंने n डैश सब्स्टिट्यूट कर दिया, x प्लस वाई के जगह पे मैंने n डैश सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो अब मुझे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I माइनस 1 इज इक्वल टू n डैश माइनस 1 into alpha. Alpha मैंने कॉमन ले लिया. So now I have got the relation of alpha is equal to I minus 1 upon n dash minus 1. So this is what the relation which we have to use in case of the weak electrolyte where there is incomplete dissociation. So in that case we have been given with the degree of dissociation, और ऐसा भी हो सकता है I और n dash तो हम लोग को फाइंड करना ही पड़ेगा क्वेश्चंस में. आई दिया रहेगा, अल्फा पूछ सकते हैं, अल्फा दिया रहेगा, आई फाइंड कर सकते हैं. क्लियर, क्लियर विद द डेरिवेशन. ओके, ध्यान से देखना. एज वी हैव लर्न दैट वेंट ऑफ फैक्टर आई is equal to theoretical molecular weight upon observed molecular weight, है ना. तो मैं ऐसे बोल सकता शॉर्ट में इसको mt अपॉन mo लिखते हैं, mt अपॉन mo. I is equal to theoretical molecular weight upon observed molecular weight. तो अब कैसे करें, मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ. तो मैं अल्फा इंटू एन डैश माइनस 1 विच इज इक्वल टू आई माइनस 1, तो आई के जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एम टी अपॉन एम ओ माइनस 1 अल्फा इंटू एन डैश माइनस 1. तो ये हो जाएगा एम टी माइनस एम ओ अपॉन एम ओ अल्फा इंटू एन डैश माइनस 1. दैट मीन्स मेरे पास एक और इक्वेशन आ गया दैट अल्फा इज इक्वल टू एम टी माइनस एम ओ अपॉन एम ओ इंटू एन डैश माइनस 1. क्लियर, सबको समझा इक्वेशन कैसे डिराइव किया मैंने. नेक्स्ट विल गो फॉर एसोसिएशन, बट इसके क्वेश्चंस जेई मेंस में ही आते हैं. ठीक है, सीईटी में तो नहीं आएंगे, बोर्ड में भी नहीं आएंगे. सो फॉर एसोसिएशन, तो फॉर एसोसिएशन अगर आपको डायरेक्टली बोला है देयर इज अ डाइमर फॉर्मेशन, डाइमर, तो आपका आई का वैल्यू हो जाएगा 1/2, दैट इज 0.5. ठीक है, तो आपने जो एसिटिक एसिड इन बेंजीन देखा था वहां पे डाइमर फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए आपको आई का वैल्यू 0.5 मिला था. वही अगर ट्राइमर बोल दिया तो ट्राइमर आई इज इक्वल टू 1/3. तो जो भी नंबर्स दिया होगा वो इनवर्स में ले लेना है. ठीक है, तो डाइमर, ट्राइमर. बट अगर आपको अल्फा के फॉर्म में बोला है, अल्फा मतलब अगर बोला है कि मैंने आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन दिया हुआ है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो इन दैट केस जैसा हमने डिसोसिएशन का फॉर्मूला डिराइव किया वैसे यहाँ पे आपको डिराइव नहीं करना, आपको खाली ध्यान में रखना है अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन डैश. अब ये एन डैश क्या होगा, अगेन दैट इज
डाइमर ट्राइमर जो भी लिखा है, डाइमर होगा तो n डैश की वैल्यू 2, ट्राइमर लिखा होगा तो n डैश की वैल्यू 3। क्लियर? समझा सबको? So this is for only association. तो डायरेक्ट यहाँ पे मैंने रिलेशन आपको बता दिया है, ये रिलेशन ही यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है एसोसिएशन का। तो अगर क्वेश्चन आता है देन वी हैव टू यूज, बट यहाँ पे जो अल्फा है दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन ध्यान से देखो, डिसोसिएशन का है i माइनस 1 अपॉन n डैश माइनस 1, और फॉर एसोसिएट इज 1 माइनस i अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n डैश। क्लियर? So by this the chapter is over. So like one important thing, like if I say higher the Went off factor, अब इससे क्या क्या इफेक्ट होता है? Because तभी क्वेश्चन आता है find the solution having highest boiling point, ठीक है? So higher Went off factor होने की वजह से आपका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, ठीक है? अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है मतलब लोअरिंग, relative lowering of vapor pressure will increase, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, दैट मीन्स डेल्टा टीबी ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है? एंड देन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, जितना वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा रहेगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, बट एल डिफरेंस आपका बढ़ेगा। करेक्ट? क्लियर? तो प्लीज ये भी चीज ध्यान में रखो, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन आता है फाइंड द सॉल्यूशन शोइंग मैक्सिमम एलिवेशन। मैक्सिमम एलिवेशन मतलब मैक्सिमम एलिवेशन, दैट मीन्स मैक्सिमम वेंट ऑफ फैक्टर। मैक्सिमम डिप्रेशन मतलब मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। प्लीज नोट, maximum depression in freezing point, that means minimum freezing point, that is greater Vent off factor. Clear?